हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। सभी मास्टर और सभी मास्टरनियाँ, ठीक है, कैसी हो भाई आप सभी और कैसे चल रही है आप सब लोगों की तैयारी। आज की जो क्लास है साथियों, उसमें हम बात करेंगे टीचिंग मेथड, आपकी शिक्षण विधियों के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पहले यानी कि 2022 के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, वो हो सकता है 2025 के अंदर ये क्वेश्चन वापस रिपीट होकर पूछे, तो इन प्रश्नों को अच्छे से आपको जो है वो तैयार करने करके जो है वो जाना है। ठीक है, थोड़ा आज मैं धीरे बोलूंगा क्योंकि तबीयत जो है वो थोड़ी खराब है। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। उससे पहले अगर साथी हो चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला जो प्रश्न है ये कह रहा कि इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि, यहाँ पे विधि को ध्यान से समझना साथियों, ये कह रहा है परिचर्या विधि के द्वारा पढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रकरण ऐसा है, कौन सा बिंदु ऐसा है जिसको हम परिचर्या विधि के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते। ये आपका रीट मुख्य परीक्षा 2023 के अंदर साथियों पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि परिचर्या विधि होती क्या है। ठीक है, परिचर्या विधि जो है वो हम किसको कहेंगे साथियों। परिचर्या विधि का मतलब हो गया कि क्या करेंगे, एक समूह का निर्माण करते हैं भाई। ठीक है, एक समूह बनाते हैं और उस समूह के माध्यम से क्या है कि एक टॉपिक का सिलेक्ट करते हैं भाई। एक टॉपिक जैसे एक 10 लोगों का समूह बनाया। ठीक है, 10 लोगों का समूह बनाया, उसमें कहते हैं कि आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है ये। ठीक है, अब इसके नेगेटिव पॉइंट बताने हैं और इसके जो है पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं। तो इसके माध्यम से हम इस प्रकार की जब हम चर्चा करते हैं समूह के माध्यम से, तो उसको हम बोलते हैं परिचर्या विधि। ठीक है, परिचर्या विधि यानी कि समूह बनाएंगे और समूह के माध्यम से किसी भी विषय वस्तु के बारे में कहेंगे कि इसके नेगेटिव पॉइंट ये है और इसके पॉजिटिव पॉइंट ये है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं परिचर्या विधि। तो परिचर्या विधि के माध्यम से इनमें से कौन सा ऐसा बिंदु है जिसको हम परिचर्या विधि के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते, इनकी परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, यूएनओ और विश्व शांति, ये बिल्कुल सही है भाई। देखो, यूएनओ को ये करना चाहिए, यूएनओ को ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, यूएनओ के दोष भी हैं और यूएनओ के गुण भी है। तो इस प्रकार से इसको यानी कि इसके ऊपर जो है वो डिबेट हो सकती है। ठीक है, इनकी ये चर्चा करना है, इनकी डिबेट करना, तो यूएनओ और विश्व शांति इसके ऊपर जो है वो डिबेट हो सकती है। सौरमंडल, भारत की विदेश नीति, बिल्कुल सही है भाई। भारत की विदेश नीति के ऊपर जो हम चर्चा कर सकते हैं एक ग्रुप के अंदर, ग्रुप जो है वो बना करके भारत की विदेश नीति कि भाई पीएम को ये नहीं करना चाहिए था या पीएम को जो है वो ये करना चाहिए था। इस प्रकार से भारत की जो विदेश नीति है साथियों, इसके ऊपर जो है वो हम चर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आधुनिक भारत के अंदर जीना, इस टॉपिक के ऊपर भी यानी कि यहाँ पर भी जो है वो हम बात कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर भी कि भाई आधुनिक भारत के अंदर जीना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस सौर मंडल की, तो ये सौर मंडल जो टॉपिक है साथियों, ये जो सौर मंडल जो प्रकरण है इसके ऊपर जो है पढ़ने के लिए ये कौन सी परिचर्या विधि जो है वो जरूरी नहीं है, उपयोगी जो है वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 से होगा, यानी कि सौर मंडल। ठीक है, सौर देखो, सौर मंडल के अपने ही गुण है। ठीक है, सौर मंडल के अंदर जो है वो किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। कोई ऐसे जैसे 2 ग्रुप है तो एक ग्रुप ये थोड़ी कहेगा नहीं सौर मंडल के अंदर तो जो है वो ग्रहों की संख्या 20 होनी चाहिए, लेकिन नहीं दूसरा कहेगा नहीं नहीं इसके अंदर जो है 8 ही ठीक है। तो इस प्रकार से ये सौर मंडल एक ऐसा प्रकरण है जिसको हम इस परिचर्या विधि के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते या फिर इसको जो है वो नहीं पढ़ा सकते। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 से होगा सौर मंडल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है साथियों ये कह रहा है कि शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए साथियों। शैक्षिक अनुप्रयोग के अंदर, ठीक है, शैक्षिक अनुप्रयोग के अंदर विषय वस्तु जो है ये किस प्रकार की होनी चाहिए। ये भी आपके 3rd ग्रेड के अंदर जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसके अंदर पूछा गया प्रश्न है अपनी 25/2/2023 को। ठीक है, रीट मेंस के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। ऑप्शन ए देखिए, जटिल से सरल, सीखने में अधिक समय लगने वाली, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सरल से जटिल, या फिर निरुद्देश्य। देखिए साथियों यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हाँ जी, प्रश्न कह रहा है कि शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो देखो, जटिल से सरल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सीखने में अधिक समय लगने वाली, ये भी नहीं होनी चाहिए, सरल से जटिल, या फिर निरुद्देश्य नहीं। अगर हम किसी विषय वस्तु को सिखा रहे हैं तो उसका जो है वो एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए, यानी कि एक अहम जो है वो जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए विषय वस्तु हमेशा यानी कि अगर हम अनुप्रयोग करें तो सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले सामान्य यानी कि सरल अनुप्रयोग सिखाएंगे, उसके बाद में जो है वो जटिल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सरल से जटिल की तरफ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 3 से होगा, सरल से जटिल की ओर। इनमें इस क्वेश्चन का जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे
3 आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा सरल से लेकर के फिर जटिल की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि पहले सरल अनुप्रयोग उसके बाद में जटिल अनुप्रयोग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है साथियों, ये भी आपके 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से तैयार करके जाओगे तो भी आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा कि बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व जो है वो नहीं होता है। बाल केंद्रित का मतलब हो गया कि बालक को, यानी कि बालक की योग्यता, ठीक है, बालक की योग्यता और रुचि को ध्यान में रख करके पढ़ाना। भाई बालक की योग्यता क्या है, ठीक है, बालक की योग्यता क्या है, बालकों की रुचि किस प्रकार की है, जिस विधि में बालक जो है वो रुचि रखते हैं टीचर को जो है वो उसी विधि से पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे बालकों की योग्यता और बालकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, पढ़ाना है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व जो है वो नहीं आता है, ठीक है। खेल आता है, बिल्कुल, देखो खेल खेल के माध्यम से पढ़ाना। शिक्षण विद्या क्या है, टीचिंग मेथड क्या है, यही तो भाई टीचिंग मेथड, ये तो कहते हैं कि बालकों को क्या करो, खेल खेल के माध्यम से जो है पढ़ाना चाहिए, ठीक है। निष्क्रियता, अच्छा निष्क्रियता, प्रेरणा और संतोष। तो प्रेरणा होती है, संदेश होता है, लेकिन सीधा सा देखो क्वेश्चन को थोड़ा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर सीधा सा है निष्क्रियता। अब पढ़ाने के अंदर जो है वो निष्क्रियता होगी तो बच्चे जो है वो कैसे सीखेंगे साथियों। अगर पढ़ाने के अंदर एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है, पढ़ाने के अंदर यानी कि निष्क्रियता होगी, एक्टिविटी नहीं होगी तो बच्चे जो है वो कैसे सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका, जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। निष्क्रियता जो है वो ये बाल केंद्रित शिक्षा का एक तत्व नहीं है, निष्क्रियता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखिए इसका एक वे क्या है, वे क्या कह रही है कि बाल केंद्रित विधि लोकतांत्रिक विधि दोनों एक ही है, ठीक है। बाल केंद्रित विधि कहो या फिर लोकतांत्रिक विधि कहो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। जो विद्या बालक की रुचि, क्षमता, आयु, योग्यता, मनोदशा के अनुसार होती है, ठीक है, उन्हें बाल केंद्रित विद्या कहते हैं। यानी कि जो रुचियों बालक की रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार, क्षमता के अनुसार, ठीक है, आयु एज के अनुसार और योग्यता के एबिलिटी के अनुसार, मनोदशा के अनुसार होती हैं, ठीक है, उन्हें बाल केंद्रित विद्या कहते हैं। और इसमें इसमें जो है वो शिक्षण का केंद्र क्या होता है, बालक होता है। यानी कि इसके अंदर भाई देखो अगर जो बालक केंद्रित जो विधि है उसके अंदर टारगेट करते हैं बालक को, ठीक है, कि बालक को किस प्रकार से समझ में आएगा उस हिसाब से ही पढ़ना, ठीक है। बालक को जैसा समझ में आए वैसा पढ़ना, तो उसको हम कहते हैं बाल केंद्र। इसके अंदर जो केंद्र होता है वो होता है बालक, बालक इसके अंदर जो है वो हमेशा केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। तथा शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है, बिल्कुल शिक्षक जो है सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में होता है। ये विद्या करके सीखने के सिद्धांत के ऊपर आधारित होती हैं, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बाल केंद्रित जो विद्या है ये साथियों करके सीखना, ठीक है, करके सीखने के ऊपर आधारित होती हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और ये आज का अपना अगला क्वेश्चन भाई। हाँ जी, प्रश्न कह रहा है कि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा पहले इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, इस संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। इस संबंध में कौन सा कथन जो है वो यहाँ पे सत्य है। कथन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, इस संबंध के अंदर कौन सा कथन जो है वो यहाँ पे सत्य है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है कि बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति का विकास होता है, इनकी सोचने और समझने और तर्क करने की जो शक्ति है उसका विकास होता है कि ये अगर ऐसा है तो क्यों है और ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। इस प्रकार से बच्चों में क्या होता है, कल्पना शक्ति का, कल्पना करने का विकास जो है वो डेवलपमेंट होता है, ठीक है। बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, यानी कि किसी भी टॉपिक के ऊपर फोकस करना, ठीक है, किसी भी टॉपिक के ऊपर क्या करना, फोकस करना, एकाग्रता, ध्यान जो है उसका, ध्यान जो है उसमें क्या होती है साथियों, बढ़ोतरी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है कि बच्चों की एकाग्रता जो है, बच्चों का ध्यान जो है वो बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों को इतिहास का ज्ञान होता है या फिर बच्चे कक्षा के अंदर सक्रिय नहीं रहती है। यहाँ पे देखो बच्चों को इतिहास का ज्ञान तो होता है, बच्चों को इतिहास का ज्ञान तो होता है, लेकिन बच्चे कक्षा के अंदर क्या रहते हैं, पर्यावरण के अंदर क्या कहते हैं, शिक्षा शास्त्र की तरह उपयोग किया जाए, ताकि इस संबंध में कौन सा कथन है, तो यहाँ पे बच्चे हमेशा साथियों जो है वो सक्रिय रहेंगे और यहाँ पे लिखा है नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके गलत होने की संभावना 99% जो है बढ़ जाती है। इस प्रकार से हमेशा क्वेश्चन के अंदर नहीं और हाँ का, साथियों नहीं और हाँ का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो आपका कभी नहीं होगा, बाकी 3 सत्य है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए कौन से ऑप्शन के अंदर है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 देखिए,
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 जो हैं वो कथन सत्य हैं। बाकी आपका जो बच्चे होते हैं वो हमेशा एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 14 जो है वो वहाँ पे गलत है। नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली जो युक्ति है वो कौन सी है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति जो है वो कौन सी है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन या फिर किससे कहानियाँ। कहने का मतलब है कि पर्यावरण के बारे में, यानी कि अगर हमें इन्वायरमेंट के बारे में बच्चों को बताना है, ठीक है, तो सबसे एक रोचक जो प्रभावशाली युक्ति है वो कौन सी है, ताकि बच्चे उसको जो है वो अच्छे से समझ सकें और ध्यान लगा करके समझ सकें। तो वो होती है हमेशा क्या, किस्से और कहानियाँ। साथियों, किस्से और कहानियाँ जो होती हैं इसके अंदर बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब हम क्लास के अंदर जाते हैं तो बच्चों को कहता हूँ कि मतलब आज जो है वो आपने ये पढ़ना है, आज जो है अपन को ये पढ़ना है। लेकिन जब जैसे भाई नाम लेते हैं गणित का या फिर अंग्रेजी का, ठीक है, मैं आज कहता हूँ कि जो बच्चों को जो है वो क्या कहता है, इंग्लिश पढ़ाते हैं, बच्चों को जो है वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। बच्चों के जो चेहरे होते हैं ना वो इस प्रकार से मुरझा जाते हैं। लेकिन अगर बच्चों को ये कहा जाता है कि मैं आपको जो है वो कहानी सुनाता, तो सभी जो है वो हंसने लग जाते हैं। इस प्रकार से पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की जो सबसे प्रभावशाली युक्ति है वो कौन सी है, वो है अपनी कौन सी, किस्से और कहानियाँ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका 4 से होगा, किस्से और कहानियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है ये कहना कि पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण जो है वो कौन सी है। सामूहिक का मतलब होता है एक ग्रुप का निर्माण करना। ठीक है, सामूहिक क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप के माध्यम से किसी भी विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप स्टडी, या फिर उसको बोलते हैं समूह के अंदर चर्चा करना, यानी कि सामूहिक चर्चा। ठीक है, भूमिका निर्वाह, व्याख्यान, वर्णन या फिर विचार गोष्ठी। यहाँ पे बात करेंगे किसकी, सामूहिक चर्चा की। तो सामूहिक चर्चा के अंदर क्या बनेंगे, विचार गोष्ठी। ठीक है, एक गोष्ठी बनाएंगे, गोष्ठी का मतलब हो गया एक टुकड़ी बनाएंगे जो है वो 4-5 लोगों की। ठीक, उसमें क्या करेंगे, उसके माध्यम से फिर क्या करेंगे, विचार करेंगे, यानी कि उसके माध्यम से सामूहिक चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, यानी कि विचार गोष्ठी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है वो साथियों कह रहा है कि कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी जोड़ी जो है वो सही ढंग से मेल नहीं खाती है। ठीक है, आगमत ये आगमनात्मक अधिगम J.S. बुरंदर, ये सही है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण W.H. किलपैट्रिक। साथियों, शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया था ये क्या था, बलूम ने। शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया था, शिक्षा के क्या उद्देश्य है उसका वर्गीकरण करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे बलूम, न कि किलपैट्रिक। ठीक है, संकल्पना मानचित्र, देखो मानचित्र और नौवेक, ऐसे मैंने आपको याद किया था कि नाव जो है उसको हम दर्शाएंगे मानचित्र के ऊपर। ठीक है, नाव को हम दर्शाते हैं किसके ऊपर, नाव जो होती है उसको हम दर्शाते हैं मानचित्र के ऊपर। तो ऐसे याद रखें कि भाई संकल्पना मानचित्र, ठीक है, ये संकल्पना किसने दी है, कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ये दिया है जोसेफ डी नोवेक ने। साथियों, जोसेफ डी नोवेक के द्वारा दिया गया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या कौन सा, देखो ह्यूस्टिक विधि, आर्मस्ट्रांग, ये बिल्कुल सही है। ह्यूस्टिक विधि को, इसको अन्वेषण विधि को, खोज विधि को एक ही चीज़ है। ठीक है, देखो ह्यूस्टिक विधि एक ही है। ह्यूस्टिक विधि को अन्वेषण विधि कहते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, फिर बालकों को कहा जाता है कि आप जो है वो इसका सोल्यूशन करें, हल निकालें। तो ये होगी ह्यूरिस्टिक विधि। और प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक है आरम स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो साथियों सत्य नहीं है, क्योंकि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे कौन, वो थे ब्लूम। ठीक है, ब्लूम थे, बिल्कुल हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। ठीक है, हम सामान्य से क्या करते हैं भाई, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाते हैं, तो वो होगी कौन सी, वो अपनी हो जाएगी आगमन, आगमन नहीं होगी, निगमन होगी। ठीक है, निगमन विधि। हाँ जी, तो वो होगी आपकी निगमन विधि। और अगर आपसे पूछें कि कौन सी विधि के अंदर हम, साथियों कौन सी विधि के अंदर हम विशिष्ट से फिर सामान्य की तरफ जाते हैं, ठीक है, विशिष्ट सामान्य, तो ये हो जाएगी आपकी आगमन विधि। यानी कि आगमन और निगमन ये एक दूसरे की उल्टी है। ठीक है, अगर आपसे निगमन पूछें तो करना है
निगमन पूछे तो करना सामान्य से विशिष्ट, और अगर आपसे आगमन पूछे तो करना है विशिष्ट से सामान्य। ठीक है, इस प्रकार से जैसे निगमन अज्ञात से ज्ञात की ओर, और ये आगमन जो है वो ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलती है। और आगमन जो है ये साथियों हमेशा उदाहरण से फिर नियम की तरफ, और निगमन जो है ये नियम या सूत्र से फिर उदाहरणों की तरफ चलती है। तो इस क्वेश्चन का आपसे पूछा है क्या, इस क्वेश्चन में सामान्य से विशिष्ट पूछा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 से होगा निगमन विधि। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि इकाई किसी समस्या का या फिर योजना के शब्द को जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या फिर एकाग्रता को प्रकट करती है। ठीक है, इकाई विधि का ये कथन जो है वो किसने कहा, देखिए ये जो लाइन है वो है इकाई विधि के बारे में। ये साथियों जो शब्द है वो इकाई विधि के बारे में। ठीक है, इकाई विधि के बारे में ये किसने कहा था कि इकाई विधि किसी समस्या या फिर योजना को जोड़ने, ठीक है, संबंध को जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या फिर एकाग्रता को प्रकट करती है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, मॉरिसन ने, हेनरी हैब ने, थॉमसन एम रिस्क या फिर हर्बर्ट। तो ये कहा था थॉमस एम रिस्क ने। ठीक है, उस क्वेश्चन का थॉमस एम रिस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे सही होगा। थॉमस एम रिस्क ने कहा था कि इकाई विधि जो है ये समस्या को जोड़ती है और जोड़ने और क्रियाओं क्या करती है, क्रियाओं की समग्रता या फिर एकाग्रता को प्रकट करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हर्बर्टीय विधि, देखो हर्बर्टीय विधि के प्रतिपादक कौन है, तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्टीय विधि के साथियों जो प्रतिपादक हैं वो हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, और इन्होंने जो है वो 5 प्रकार के, इसमें जो 5 प्रकार के पदों का जो प्रयोग है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने इस हर्बर्टीय विधि में किया है। ठीक है, ये शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती, रसानुभूतिवाद एक दोष नहीं है। देखो ये पूछ रहा है कि दोष जो है वो नहीं है, तो ये शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती, ये बिल्कुल इसका दोष है। हर्बर्टीय विधि का एक दोष है कि ये जो है वो शिक्षक जो होता है, टीचर जो होता है, उसको अधिक स्वतंत्रता फ्रीडम जो है वो नहीं देती है। ठीक है, रसानुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयोगी नहीं है, यानी कि जो कविता हो गया या फिर जैसे कोई कहानी हो गया, उसको एक रस के माध्यम से, इनकी इस प्रकार से पढ़ाया जाता है कि बच्चों को आनंद आ जाए। ठीक है, आनंद की अनुभूति हो। जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं उसमें, अगर हम उसको झांसी की रानी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, झांसी की रानी अगर पढ़ा रहे हैं तो उसको बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाया जाए ताकि उसके अंदर एक जोश हो जाए। ठीक है, उसके अंदर एक जोश की प्रवृत्ति जो है वो जागृत हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं रसानुभूति। ठीक है, इनकी तो ये जो विधि है ये साथियों रसानुभूति वाले पाठों के लिए जो है वो जरूरी, मतलब ऐसे उपयोगी नहीं है। ठीक है, ये शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। ये बिल्कुल सही है। इसके अंदर क्या होता है, अधिगम की अपेक्षा शिक्षण के ऊपर जो है अधिक बल दिया जाता है। जैसे वो बनाते हैं ना फाइलें वगैरह, एक शिक्षण की जो योजना बनाते हैं, योजना की किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, तो वो क्या है, वो एक हर्बर्टीय विधि का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, ये बिल्कुल भी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। तो ये इसका जो है वो एक क्या है, दोष नहीं है कि ये जो है वो शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, ये इसका दोष नहीं है, बल्कि क्या है, ये इसका एक गुण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। साथियों, टीचिंग मेथड को लेकर के कौन सा कथन जो है वो यहाँ पे सत्य नहीं है, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सीखने में सर, ध्वनि का मतलब हो गया कि ध्वनि को सुन करके क्या करना, वर्णमाला को सीखना। भाई ध्वन्यात्मक का मतलब क्या है, ध्वनि को सुनना, ठीक है, उसके बाद में वर्णमाला को सीखना। जैसे होता है ना कि क्लास के अंतिम पीरियड के अंदर हम जो है बच्चों को बुलाते हैं और जो बाकी बच्चे होते हैं वो उनके पीछे पीछे बोलते हैं, वो क्या कर रहे हैं, ध्वनि के रूप से ग्रहण कर रहे हैं, कि ध्वन्यात्मक रूप से चीज़ों को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो बिल्कुल ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से क्या है, संबंधित है, इनकी रिलेटेड है। उसके बाद में व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों व दृष्टांतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साक्य अभिकर्मित अनुदेशन, छात्र प्रश्न करने का स्वयं उत्तर बनता है, ये यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। साक्य अभिकर्मित अनुदेशन में विधि में छात्र प्रश्न का स्वयं उत्तर स्वयं बनाता है। या फिर भाषा शिक्षण यंत्र में सीता, भाषा शिक्षण यंत्र बड़े वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है, चौथा तो आपका, क्योंकि भाषा शिक्षण यंत्र के अंतर्गत विधि में सीता जो है बड़े वाद्य यंत्रों का क्या करती है, प्रयोग करती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो सत्य नहीं है। साक्य अभिकर्मित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर जो है वो स्वयं बनाता है, ये यहाँ पे सही नहीं है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का एक लाभ नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो छात्र की ह्यूरिस्टिक विधि का लाभ नहीं है। ठीक है, तेज प्रक्रिया होने के नाते यह निश्चित समय
अवधि में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने में सहायता करती हैं। साथियों, तेज प्रक्रिया होने के नाते ये निश्चित समय में अवधि में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने का प्रयास करती है। ये शिक्षार्थियों में रचनात्मकता विकसित करने में मदद करती है। यहाँ पे लाभ नहीं है, ठीक है। छात्रों में अवलोकन की शक्ति का विकास करती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए 100 गतिविधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ये अपनी ह्यूरिस्टिक विधि होती है, इसमें छात्र जो है वो स्वयं प्रश्नों का क्या करते हैं, उत्तर निकालते हैं। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर आपका एक जो है वो यहाँ पे लाभ नहीं है, क्योंकि ह्यूरिस्टिक विधि में क्या होती है, प्रक्रिया जो है वो तेज होती है। ह्यूरिस्टिक विधि की जो प्रक्रिया साथी होती है वो क्या होती है, तेज होती है, और ये मतलब क्या करती है कि निश्चित समय अवधि में निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करने में सहायता करती है। तो ये क्या इसका एक लाभ नहीं है, ये इसका एक लाभ नहीं है, ये इसका एक दोष है कि ये जो है वो इसकी प्रक्रिया जो है वो तेज है। ह्यूरिस्टिक विधि जो होती है ये साथियों क्या होती है कि बालकों को स्वयं जो है वो उत्तर निकालने होते हैं इस ह्यूरिस्टिक विधि में, ठीक है। समस्या का समाधान बालकों को स्वयं को करना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक जो है वो ह्यूरिस्टिक विधि को लेकर के सही नहीं है, बाकी तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखिए, अगला प्रश्न कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन दर्शन शास्त्र के व्यवहार मूलक विद्यालय कार्य अनुभव विधि, आगे इस क्वेश्चन का पूरा नहीं किया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से दर्शन शास्त्र व्यवहार मूलक विद्यालय, आगे क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन का चलिए बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चर्चा विधि में निम्न लाभ है, ठीक है। चर्चा विधि से क्या होता है, शिक्षण के बजाय अधिगम पर जोर, व्याख्यान के साथ अधिगम पर जोर, प्रौद्योगिकी के साथ अधिगम पर जोर, या फिर क्रियाकलाप के साथ में अधिगम पर जोर। यानी कि शिक्षण, देखो चर्चा में क्या होता है कि शिक्षण के बजाय जो है वो अधिगम के ऊपर जोर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका एक सही होगा, शिक्षण के बजाय अधिगम पर जोर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि केस स्टडी विधि का दोष है, ठीक है। केस स्टडी विधि का दोष है जो प्रदान नहीं करती है। तो ये साथियों क्या करती है, ये सामान्यकरण, वर्गीकरण, निष्कर्ष, आत्मसत्व, ये जो है सामान्यकरण जो है वो प्रदान नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही होगा, केस स्टडी विधि का दोष ये है कि ये सामान्यकरण जो है वो प्रदान नहीं करती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा कि कौन प्रोजेक्ट विधि में शामिल नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। प्रॉब्लम टाइप आता है, ड्रिल टाइप आता है, प्रोजेक्टर आता है, लेकिन ये इनक्वायरी टाइप जो है ये साथियों इस प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा, ये इनक्वायरी टाइप, ठीक है। इनक्वायरी जो टाइप है ये साथियों इस प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत नहीं। इंक्वायरी का मतलब क्या, इंक्वायरी का मतलब क्या, पूछना यहाँ पे, तो ये जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न, अगला है शब्द विचार। शब्द विचार मंथन सबसे पहले किन के द्वारा प्रस्तुत जो है वो किया गया। बद्ध विचार मंथन जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ऑसबोर्न, जॉनसन, ठीक है, कोल्डवेल कुक, या फिर ब्रुनर। तो ये क्या था, ऑसबोर्न है, ठीक है साथियों। बद्ध विचार मंथन, ठीक है, बद्ध विचार मंथन जो है ये सबसे पहले ऑसबोर्न के द्वारा जो है वो सबसे पहले प्रस्तुत किया गया। तो उस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर एक सही होगा, ऑसबोर्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कौन सा अधिगम अंत्यविषय और सक्रिय छात्र निर्देशित अधिगम पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे छात्रों को सीखने के लिए प्रामाणिक वास्तविक दुनिया का संदर्भ प्रदान किया जाता है। प्रायोगिक, पाठ्यपुस्तक, परियोजना पर आधारित, या फिर रिटर्न। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।